ओके, तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लिया था। अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने से पहले आपको मोमेंटम की नॉलेज होनी चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मोमेंटम इसको पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो मोमेंटम को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के थ्रू आप समझो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, आप इमेजिन करो कि आप किसी जंगल में निकले हो। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एक ख़जाने की तलाश में। आपको जंगल में घूमते फिरते ख़जाना मिल भी जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो ख़जाना है एक बहुत बड़े ग्लास के पीछे है। एक ग्लास की दीवार है, एक शीशे की बहुत बड़ी दीवार है, उसके पीछे ये ख़जाना है और आपको ये ख़जाना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या है, एक छोटा सा मार्बल है, एक छोटा सा पत्थर है, कोई पेबल है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या ट्राई करोगे कि ये ख़जाना ले लो। नेक्स्ट इसके बाद एक और पर्सन, आपका समझ लो कोई दुश्मन है। ठीक है, वो भी ही सेम ख़जाना लेने पहुंच गया, लेकिन उसके पास क्या है, एक बड़ा सा रॉक है। फर्क क्या है, इसके आपके पास क्या है, एक छोटा सा पत्थर है, एक पेबल है, और इसके पास क्या है, एक बड़ी सी रॉक है। अब बताओ इजीली इसमें से कौन ग्लास को तोड़ सकता है और पीछे से खजाना कौन ले सकता है। दिस इज सो ऑब्वियस कि अगर आप ये जो पर्सन है ये जो रॉक को फेंकेगा तो गिलास आराम से यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस मार्बल को फेंकोगे तो ये सिंपल इस शीशे से टकरा के यहाँ वापस नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, छोटा सा पत्थर ये इसको नहीं तोड़ सकता ग्लास की वॉल को। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा सा जो रॉक है वो इजीली तोड़ सकता है। तो फर्क क्या हुआ इसमें, फर्क ये है कि इस रॉक का मास जो है वो ज्यादा है, लेकिन इस पेबल का जो मास है वो क्या है, कम, एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसका मास क्या है, कम, और इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, जब इसने इसको थ्रो किया तो गिलास आराम से टूट गया और ये इसको ले सकता है इजीली। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूड किया कि जो फोर्स होती है, जो हमारे पास जो फोर्स होती है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, फोर्स किस पे डिपेंड करती है, यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला, फोर्स डिपेंड करती है उसके मास पे। जो हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो बॉडी है, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, उसके मास पे। ठीक है, कि उसका मास कितना है, ये हमें एक आइडिया यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सिचुएशन को थोड़ा और अलग तरीके से समझो। अब लेकिन आप क्या करोगे जो आपको ये खजाना मिल जाए। ठीक है, आप तो अभी भी ट्राई करोगे कि ऐसा क्या करो कि आप भी ये गिलास तोड़ दो और आपको ये खजाना मिल जाए। ठीक है, इसने तो इजीली तोड़ लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। नाउ लेट्स इमेजिन कि थोड़ी देर बाद आपको ख्याल आया कि आपके पास क्या है, एक गन है, एक टॉय गन है, जिससे आप जो सिंपली अगर आपने बाजारों वगैरह में देखी हो, छर्रे वगैरह डालते हैं ना, उसमें जो एक टॉय गन होती है, तो आपको ध्यान में आया कि आपके पास एक क्या है, एक गन है। ठीक है, गन है, गन में आप क्या कर सकते हो, मार्बल डाल सकते हो। अब आपको पता है जो गन आपके पास होती है, ठीक है, असली गन हो चाहे वो आपके पास रियल गन की, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अगर गोली उसमें से निकले। लेकिन जो दूसरी जो टॉय गन्स होती हैं उनमें भी स्पीड ज़्यादा होती है, पर एक्चुअल गन के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मार्बल डाल सकते हो। अब जब आप इसमें मार्बल डालोगे और गन से यहाँ पे फायर करोगे, तो जो मार्बल निकलेगा फुल स्पीड के साथ निकलेगा और इससे जाके टकराएगा और गिलास को क्या करेगा, यहाँ पे वो तोड़ देगा। ठीक है, इसके पास तो बड़ा पत्थर है ही, इसने तो आराम से तोड़ ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, क्या यहाँ पे पता चला कि अगर हम इस छोटे से जो पत्थर की, इस छोटे से मार्बल की अगर हम यहाँ पे स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है, वेलोसिटी जो है, अगर इसकी हम रफ्तार, इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, तो ये मार्बल भी कैपेबल है कि वो इस गिलास को इजीली ब्रेक कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये गिलास टूट जाएगा और ये पर्सन भी यहाँ पे खजाना ले सकता है। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि दूसरी क्वांटिटी हमें क्या पता चली कि फोर्स और किस पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर बॉडी की स्पीड पे, मतलब उसकी वेलोसिटी पे, कि किस वेलोसिटी के साथ हमने उसको फेंका है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये दोनों जो क्वांटिटी निकली, इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें एक फोर्स को समझने का, एक बेटर अंडरस्टैंड करने का तरीका मिला। ठीक है, तो हम इससे इजीली समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या निकलने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी जो स्टोरी लाइन से हमें क्या समझ में लगा कि अगर किसी क्वांटिटी का, बॉडी का मास ज़्यादा है
ठीक है, तो उसकी फोर्स भी इफेक्टिव होगी। अगर किसी क्वांटिटी की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब उसकी स्पीड अगर ज़्यादा है, तो भी उसकी फोर्स जो होगी इफेक्टिव होगी। और इन दोनों का कलेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फोर्स को समझने का, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका मिला, जिस क्वांटिटी को हमने क्या बोला, मोमेंटम। ठीक है, इसको हमें क्या पता लगा, मोमेंटम। और यही चीज़ जो न्यूटन था उसने पहले ही कंक्लूड किया था। जो चीज़ अभी आपने सोची और समझी कि मास ज़्यादा है तो चीज़ हो जाएगी, ग्लास टूट सकता है, मतलब आपकी फोर्स इफेक्टिव हो सकती है। और अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए उस बॉडी की, तब भी आपकी फोर्स इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सालों पहले न्यूटन ने यही चीज़ डिस्कवर की थी। ठीक है, जो उसने इस क्वांटिटी के बारे में बताया, विच इज़ द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, बेटर वे है अंडरस्टैंड करने का कि फोर्स हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। मोमेंटम का फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p के साथ, और इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ये दोनों क्वांटिटीज जब कंबाइन होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, कि बॉडी के पास क्या है, मोमेंटम है। अब जैसे ट्रक होता है, आप जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, कोई ट्रक है या कोई कार है, उसका आपको पता है मास भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो अपनी पर्टिकुलर स्पीड के साथ चलता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब उस जो ट्रक है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक साइकिल है, ठीक है, और एक कंपेयर करते हैं ट्रक है, तो ऑब्वियस सी बात है साइकिल का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा होता है। आपके सामने अगर ट्रक आ रहा है या आपके सामने साइकिल आ रही है, तो आप क्या इमेजिन करोगे, आप किसको रोक सकते हो? आप जस्ट इमेजिनेशन में आप ट्राई करोगे कि आप फिर भी सोचोगे कि आप साइकिल को रोक सकते हो लेकिन ट्रक को नहीं रोक सकते। ठीक है, दो समझ लो, आपके पास एक ट्रक है, ट्रक भी स्पीड के साथ आ रहा है, और ये आपके पास क्या है, एक बाईसाइकिल है, और सामने आप रोड पे खड़े हो। तो ट्रक का मास सपोज करो आपके पास कितना है, 100 kg, और ये किस स्पीड के साथ आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और ये जो आपके पास साइकिल है, सपोज इसका मास कितना है, 10 kg, और ये भी कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास मास है और ये मेरे पास वेलोसिटी, ये भी मेरे पास मास है और ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोमेंटम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और मैं आपको कहूँ इन दोनों में से आप किसको रोकना चाहोगे, या आप क्या कैपेबल हो, किसको रोक सकते हो? ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन करोगे कि आप साइकिल को ही रोक सकते हो। ठीक है, और ट्रक को आप सोचोगे भी नहीं यहाँ पे आके रोकने का। वो इस वजह से क्योंकि इस ट्रक का क्या है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पीड भी है और इसके पास मास भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस बाईसाइकिल। ठीक है, लेकिन अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2000। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वांटिटी बन गई 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाई करके तो कितना बन गया, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो क्वांटिटी मोमेंटम इस बहुत ज़्यादा है ट्रक का, और ये वाला जो मोमेंटम है बाईसाइकिल का मोमेंटम वो बहुत कम है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से आप किसको रोक सकोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसी को इमेजिन करोगे, ये नहीं कर सकते क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए। कैसे हो जाए? अगर साइकिल की स्पीड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, पहले इसकी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड 200 मीटर पर सेकेंड अगर हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, 2000। तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों का ही मोमेंटम क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये था थोड़ी नॉलेज अबाउट द मोमेंटम, कि मोमेंटम आपके पास क्या होता है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में, कि मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। जैसे हमने एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे ही हमने इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ये समझो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला। ठीक है, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको आके डिस्टर्ब नहीं करेगी, तब तक ये मोमेंटम क्या रहेगा, इस आइसोलेटेड सिस्टम में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा समझाती हूँ कि कंजर्वेशन वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, कि कंजर्वेशन को आप किस तरह से समझ सकते हो। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि आप इमेजिन करो कि आप हो और ये आपकी क्या है, फ्रेंड है, और आपके पास 5 पेन है और आपकी इसकी फ्रेंड, आपके फ्रेंड के पास भी कितने हैं, 5 पेन है। मतलब आपके पास भी 5 पेन हैं और इसके पास भी कितने हैं, 5 पेन। टोटल पेन कितने होगी, 10 पेन होगी दोनों के पास, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, इनिशियल सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल पर्सन नहीं आएगा। आप दोनों बिल्कुल अकेले खड़े हो, 5 पेन आपके पास है, 5 पेन आपकी फ्रेंड के पास है, और ओवरऑल आपके पास कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। इनिशियली मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल में। अब क्या करते हो आप, कुछ टाइम के बाद पेन एक्सचेंज करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इसने आपस में आप दोनों ने पेन एक्सचेंज किया। थोड़ी देर बाद अगर देखें तो यहाँ पे 4 पेन रह गए और इसके पास कितने रह गए, 6 पेन रह गए, ठीक है। तो लेकिन अभी भी सम ओवरऑल देखो कितना है, 10 ही है। टोटल पेन कितने मुझे अपीयर हो रहे हैं, 10 ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से दोबारा एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, अब की बार इसके पास 7 है और इसके पास 3 है, ठीक है। तो अभी भी टोटल कितने हुए, 10 ही हुए, ठीक है। तो आखिर तक भी मैंने जो ये फाइनल ऑब्जर्वेशन आई उसमें भी कितने ही पेन आए, 10 पेन ही आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मर्जी आप आपस में एक्सचेंज करते रहो पेन, ठीक है, ओवरऑल आपको कितना मिलेगा, टोटल पेन 10 ही रहेंगे। जब तक बाहर से एक तीसरा पर्सन आके यहाँ से एक पेन ना निकाल ले। यहाँ से अगर एक पेन निकालेगा तो अब की बात कितने पेन रहेंगे, 9 पेन। वो पर्सन आया और उसने वो पेन लेके यहाँ से चला गया, समझो मैं आई, मैंने आप में से किसी एक से वो पेन ले लिया। अब टोटल आप लोगों के पास कितने पेन रह गए, 9 पेन रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम, अकेला सिस्टम, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यही चीज कंजर्वेशन में होती है कि आप विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बेशक आप अपने में एक्सचेंज करते रहो चीजों को, लेकिन ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही रहे, कोई भी चेंजेस नहीं आए। अनटिल एंड अनलेस जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपको आके डिस्टर्ब ना करे। तो सेम कंसेप्ट किसमें है, जैसे मैंने इसमें बताया था कि आपस में जब तक आप पेन एक्सचेंज कर रहे थे तब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, हमेशा पेन आपके पास टोटल कितने थे, 10 ही पेन थे। बेशक आप अंदर एक दूसरे से जब एक्सचेंज कर रहे थे तो बेशक पेन किसी के पास ज्यादा थे, किसी के पास कम थे, ठीक है। लेकिन बाहर से अगर मैं थर्ड पर्सन आई, मैंने आप में से किसी एक का पेन निकाल लिया, तो अब टोटल पेन कितने रह गए, 9। जो मेरे पास इनिशियल था वो आखिर में फाइनल वो नहीं आया, ठीक है, मतलब 9 पेन रह गए। तो मतलब सिस्टम क्या हो गया, डिस्टर्ब। तो सेम तरीके से मोमेंटम की कंजर्वेशन के बारे में है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हो सकता है विद इन द पार्टिकल्स यहाँ पे मोमेंटम एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा हो, उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो रही हो, लेकिन वो उस सिस्टम के अंदर ही चेंज हो रही है, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बाहर से जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं मिलेगा, तब तक ये मोमेंटम चेंज नहीं होगा ओवरऑल, ठीक है। इसकी कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला वाला जो दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल के साथ डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम की हम बात तब करते हैं जब किसी बॉडी की रोटेशन के बारे में बोलें। बाकी सारा कंसेप्ट ऐसे ही सेम होता है, रोटेशन भी होता है और बाकी सारा कंसेप्ट ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपने थोड़ा लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर, एनर्जी नहीं, चार्ज, हाँ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कि चार्ज को आप कभी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। कौन से दो चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मतलब आप चार्जेस को कभी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते और खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। लेकिन कई जगह पे आपको थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है या थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट भी देखने को मिलता है, मैं वो यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ और उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। The charge of an isolated system, the charge of an isolated system is conserved. It is possible to create, it is possible to create
or to destroy charged particle but it is not possible to create or destroy the net charge. ओके, अब आप यहाँ पे फोकस करो, मैंने क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और टू डिस्ट्रॉय द चार्ज पार्टिकल बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज। तो वो कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को क्रिएट भी कर सकते हो और उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप ओवरऑल नेट चार्ज क्रिएट करो या डिस्ट्रॉय करो। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस हम ले लेते हैं। जैसे यूरेनियम क्या है 238, इसका ये हमारे पास क्या होता है मास नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92। अब इसका हम डिके प्रोसेस करने लगे हैं। जब ये डिके होता है तो हमारे पास क्या बनता है थोरियम, जिसका मास नंबर होता है 234 और एटॉमिक नंबर क्या होता है 90। और इधर इसके साथ क्या निकला, हीलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये जो हीलियम निकला हुआ है इसका मतलब क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पे आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में इसका मास नंबर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको अगर ये हीलियम पार्टिकल दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में कि वहाँ पे क्या निकला है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और सेम तरीके से बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं या बीटा डिके के दौरान होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इधर आप देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मैं इक्वेशन में जो दिया है वो आपको समझा के बताती हूँ। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और टू डिस्ट्रॉय, ये पॉसिबल है कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूरेनियम से मैंने क्या किया, एक नया चार्ज पार्टिकल बना लिया, वो क्या बन गया थोरियम। तो ये बात सही है कि ये पॉसिबल है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हो, और मैंने भी यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर दिया। वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है, थोरियम, क्योंकि ओरिजिनली मेरे पास क्या था यूरेनियम, और यूरेनियम से क्या बना दिया थोरियम। तो एक चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। और टू डिस्ट्रॉय द चार्ज पार्टिकल, और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या था, जब यहाँ पे थोरियम बन गया तो जो पिछला चार्ज पार्टिकल था वो जो यूरेनियम था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये बात भी सेटिस्फाई कर रही है। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज जो ओवरऑल जो पूरी इक्वेशन में है आप उसको ना ही बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे जो यूरेनियम का मास नंबर कितना था 238, और यहाँ पे टोटल अभी यहाँ पे मास नंबर कितना है 234 प्लस 4 कितना है 238 ही है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो कितना है 90 और 92, इधर टोटल कितना है 92, 90 प्लस 2 कितना बन गया 92। मतलब जितना एटॉमिक नंबर था या जितना मास नंबर था वो टोटल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बेशक रिएक्शन में एक नया चार्ज पार्टिकल बनाया या पिछला वाला डिस्ट्रॉय किया, लेकिन नेट चार्ज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। नेट चार्ज अगर डिस्टर्ब होता तो इसका मतलब पता चलता कि आपने वाकई में कोई चीज़ रियलिटी में क्रिएट करी है और या फिर डिस्ट्रॉय करी है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन, ये जर्नल मैंने आपको डायरेक्ट व्यू दिया था समझाने का कि आप डायरेक्टली ऐसे प्लस करके देख सकते हो कि आपके पास मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो कोई नया चार्ज पार्टिकल बना नहीं, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। मतलब नेट चार्ज आपके पास सेम रहा। और इन डिके प्रोसेस की इक्वेशन को बहुत तरीके से बैलेंस किया जाता है पार्टिकल फिजिक्स में। जैसे लेप्टॉन नंबर देखते हैं, चार्ज नंबर देखते हैं, क्रिप्टॉन नंबर देखते हैं, बेरियन नंबर देखते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना पार्ट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।